हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसएनजी ग्रुप्स। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम अपने इस सीरीज़ में आपके लिए पॉलिटिकल साइंस बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को यूनिट वाइज कंप्लीट करा रहे हैं। तो आज ही हमारी सेकंड वीडियो है इसके सिलेबस में, यूनिट सेकंड। फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस की यूनिट सेकंड। तो यूनिट सेकंड का अगर सिलेबस देखा जाए तो इसके सिलेबस में है हमारा राजनीतिक दल, दबाव समूह और राजनीतिक व्यवस्था। तो हम इन टॉपिक्स को इस यूनिट में कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक दल क्या होता है। तो फ्रेंड्स, राजनीतिक दल क्या होता है, इसकी परिभाषा इस प्रकार है जैसे कि राजनीतिक व आर्थिक प्रश्नों पर समान विचारधारा रखने वाले ये व्यक्ति शासन शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से जिन संगठनों का निर्माण करते हैं उन्हें राजनीतिक दल कहा जाता है। यानी कि राजनीतिक दल का मतलब हुआ एक ऐसे संगठन जिनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है फ्रेंड्स, उनका उद्देश्य होता है शासन शक्ति प्राप्त करना। तो एक शासन शक्ति को प्राप्त करने के लिए, सत्ता में आने के लिए ये एक समूह को बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज बोलते हैं या फिर हम उसको राजनीतिक दल कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा देखी जाए तो इसकी परिभाषा है राजनीतिक दल से तात्पर्य नागरिकों के उस संगठित समूह से है जो एक संगठन के रूप में कार्य करे। यानी कि लोगों का एक ऐसा समूह जो एक संगठन बनाए, एक समूह बनाए, एक समूह के रूप में कार्य करे। तो फ्रेंड्स, हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम राजनीतिक दल कहते हैं। अगर राजनीतिक दल के लक्षण देखे जाए कि एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कौन कौन से लक्षण होते हैं, तो इसके लक्षण या तत्व ये कहे जा सकते हैं। पहला तो ये कि फ्रेंड्स, ऐच्छिक सदस्यता, यानी कि किसी भी राजनीतिक दल में जाने के लिए उसमें ऐच्छिक सदस्यता होती है। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी राजनीतिक दल की जो होती है, किसी भी राजनीतिक दल का हिस्सा बन सकता है, उसकी सदस्यता ग्रहण कर सकता है। दूसरा होता है संगठन, यानी कि एक राजनीतिक दल का अपना एक समूह होना चाहिए, एक संगठन होना चाहिए, उसका अपना एक निश्चित एजेंडा होना चाहिए। तीसरा होता है सामान्य सिद्धांतों की एकता, यानी कि फ्रेंड्स, जो राजनीतिक दल के अंदर जितने भी व्यक्ति होते हैं उनके मध्य में कुछ जो निश्चित रूल होते हैं, उनके संबंध में एक समन्वय बना होना चाहिए। उन सभी की उन रूल्स को लेकर के, उन कार्यों को लेकर के एक यूनिटी होनी चाहिए। चौथा हो गया हमारा संवैधानिक साधनों में विश्वास, यानी कि जो एक पॉलिटिकल पार्टी होती है उसको संवैधानिक साधनों में विश्वास करना चाहिए। यानी कि उसको संवैधानिक तरीकों से ही अपनी बात को कहने का, अपनी बात को रखने का अधिकार होना चाहिए और उसको उन्हीं उपायों के माध्यम से अपनी बात को रखना भी चाहिए। ये नहीं कि वो कोई भी कार्य करके अपनी बातों को आगे रखे। पांचवा हो जाएगा सत्ता प्राप्त करने की इच्छा, यानी कि जो हमारा राजनीतिक दल होता है उसके अंदर किस प्रकार की इच्छा रहती है, सत्ता प्राप्त करने की। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज बनती ही इसी उद्देश्य से कि वे सत्ता में आए और जनता के लिए कल्याण का कार्य करे। इसके बाद आता है राष्ट्रीय हित को महत्व। जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसके द्वारा राष्ट्रीय हित को महत्व दिया जाना चाहिए, अपने व्यक्तिगत हितों को परे रख के। जन कल्याण की भावना, एक मुख्य लक्षण फ्रेंड्स ये होता है पॉलिटिकल पार्टीज का कि उनके अंदर एक जन कल्याण की भावना होनी चाहिए। अगर वे सत्ता में आ रहे हैं तो उनका मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा होना चाहिए, ना कि ये कि जनता राज्य की सेवा करे। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर देखा जाए राजनीतिक दलों की गुण, महत्व, उपयोगिता या कार्य, तो ये सभी एक जैसे होते हैं। तो इन सभी को हमने एक साथ ही लिख लिया है। तो इनके अगर गुण, महत्व या उपयोगिता या फिर कार्य देखी जाए तो ये सब होते हैं, जैसे कि लोकमत का निर्माण करना। अगर पॉलिटिकल पार्टीज होगी तो उनसे क्या होता है, वे हमारी सामान्य जनता को प्रेरित करती है, उन्हें अपने कामों के बारे में बताती है, जनता को उनके राइट्स के बारे में याद दिलाती है कि आपका राइट्स क्या है, आपको किस तरीके के अधिकार है, आपको वोट डालने का अधिकार है। तो इस प्रकार वे जनता के मध्य में विचार विमर्श करके एक लोकमत का निर्माण करती है, जो आगे चलकर हमारे राजा को, हमारे सम्राट को या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर को चुनने वाले हैं। तो इस तरीके से जो एक पॉलिटिकल पार्टी का अगर गुण देखा जाए, महत्व देखा जाए, उसका एक कार्य भी है कि वो लोकमत का निर्माण करती है जनता की एक निश्चित राय बनाने में। दूसरा हो जाएगा निर्वाचन में भागीदारी। फ्रेंड्स, जो राजनीतिक दल होते हैं ये जनता में भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं। ये जनता को वोट डालने के लिए प्रेरित करते हैं कि आपको जनता कि आप एक नागरिक होने के नाते आपका ये अधिकार बनता है कि आप वोट डालें। तो इस तरीके से ये निर्वाचन में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने में। इसके अलावा सरकार का निर्माण करना। फ्रेंड्स, पॉलिटिकल पार्टीज का एक मुख्य काम ये होता है कि ये सरकार का निर्माण करते हैं। जब चुनावों में कोई एक पार्टी जीत जाती है तो फिर वह
अपने बहुमत के आधार पर अपनी सरकार का निर्माण करती है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं होगी तो चुनाव नहीं होंगे, और चुनाव नहीं होंगे तो कोई सरकार ही नहीं बन पाएगी। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब हुआ कि जो सरकार होती है वो पूरी तरीके से हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर डिपेंड करती है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज है तो हमारी गवर्नमेंट का निर्माण होगा, वरना तो नहीं। शासन सत्ता को मर्यादित करना। फ्रेंड्स, जैसा कि ये सरकार को नियमित करते हैं तो साथ ही साथ इनका एक काम होता है शासन सत्ता को मर्यादित करना। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में एक बहुदलीय प्रणाली है, यानी कि यहाँ पर बहुत तरीके के राजनीतिक दल देखने को मिलते हैं। इस वजह से यहाँ पर एक दल तो सत्ता में रहता है, लेकिन साथ ही एक विपक्षी दल भी होता है जो समय समय पर जो सत्ता में बैठे हुए दल की आलोचना करता है, उसके कार्यों को नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार जो शासन सत्ता को ये मर्यादित करते हैं। तो इस तरीके से राजनीतिक दलों का एक काम या फिर महत्व हम ये भी कह सकते हैं कि इनका मुख्य काम होता है शासन सत्ता को मर्यादित करना, उसको नियंत्रित करना, उसको रेगुलेट करना, उसको कंट्रोल करना, ताकि वो निरंकुश ना बन पाए, वो अपनी मनमर्जी से कोई भी कार्य ना कर पाए, जनता के हितों को ध्यान में रख करके ही कार्य करे। इसके बाद फ्रेंड्स, का एक कार्य आता है शासन विभागों में एकता और समन्वय बनाए रखना। फ्रेंड्स, जो राजनीतिक दल सत्ता में होता है वह अपने सभी लोगों के मध्य में किसी एक विषय पर एकता बनाए रखता है और सभी का एक मत बनाए रखता है। तो इस प्रकार शासन विभागों में एकता और समन्वय बनाए रखना राजनीतिक दलों का कार्य होता है। इसके अलावा होता है राजनीतिक जागरूकता शिक्षा, यानी कि जो फ्रेंड्स राजनीतिक दल होते हैं वे अपने कार्य द्वारा अपने कार्यक्रमों को प्रस्तावित करके सामान्य जनता को प्रेरित करते हैं और उनको राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से राजनीतिक जागरूकता देना, शिक्षा प्रदान करना, ये भी इनका एक मुख्य कार्य होता है। जनता तथा शासन में संबंध। फ्रेंड्स, जो राजनीतिक दल होते हैं ये जनता और शासन के बीच की कड़ी होते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल जो होते हैं वो शासन के कार्यों से जनता को प्रभावित करते हैं और जनता की जो भी मांगे होती है उनको शासन सत्ता के समक्ष रखते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं और इनके बीच की एक कड़ी होती है। स्थानीय संस्थाओं को प्रोत्साहन। फ्रेंड्स, जो राजनीतिक दल होते हैं इनके द्वारा स्थानीय संस्थाओं को भी प्रोत्साहन दिया जाता है। इस प्रकार इनका एक मुख्य कार्य ये भी हो गया हमारा सामाजिक व सांस्कृतिक कार्य। फ्रेंड्स, इनके द्वारा इतने सारे काम तो किए जाते हैं, जैसे कि लोकमत का निर्माण करना, निर्वाचन में भागीदारी, सरकार का निर्माण, शासन सत्ता को मर्यादित करना, राजनीतिक जागरूकता देना, राजनीतिक शिक्षाएं देना, जनता शासन में संबंध करना। इसके साथ साथ इनका एक मुख्य कार्य होता है सामाजिक व सांस्कृतिक कार्य, यानी कि सामाजिक व सांस्कृतिक कल्याण करने के लिए भी इनके द्वारा बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम देखते हैं कि राजनीतिक दलों का एक किसी भी समाज में, किसी भी संस्कृति में बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि इनके द्वारा बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। अगर राजनीतिक दल नहीं होते तो हमारा जो सरकार का ढांचा होता है वही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो सरकार है, पूरी शासन व्यवस्था है, वो पूरी तरीके से किस पर डिपेंड है फ्रेंड्स? तो वो हमारी पूरी तरीके से डिपेंड है हमारे पॉलिटिकल पार्टीज पर या हमारे राजनीतिक दलों पर। इसके बाद फ्रेंड्स, हम इनका महत्व अगर देखा जाए तो प्रजातांत्रिक शासन का ये आधार स्तंभ होते हैं, क्योंकि लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र में जनता का शासन होता है। तो जनता को जागरूक करना, जनता को राजनीतिक शिक्षा देना, तो और जनता में से प्रतिनिधि को उठाना, ये सब काम किसका होगा? एक पॉलिटिकल पार्टीज का। अगर पॉलिटिकल पार्टीज होगी तभी तो हमारा प्रजातंत्र काम करेगा, अगर नहीं होगी तो फिर प्रजातंत्र किस काम का? तो इसलिए फ्रेंड, ये इनको हम प्रजातांत्रिक शासन का आधार स्तंभ कहते हैं। दूसरा हो जाएगा निर्धन व्यक्तियों का चुनाव में खड़ा होना संभव। फ्रेंड्स, जो ये होता है पॉलिटिकल पार्टीज होती है, इन्हीं की वजह से जो निर्धन व्यक्ति होते हैं वे चुनाव में खड़े हो पाने में संभव हो पाते हैं। तीसरा हो जाएगा शासन में स्थिरता। फ्रेंड्स, अगर राजनीतिक दल होते हैं तो इससे शासन में स्थिरता बनी रहती है, क्योंकि अगर विपक्षी दल नहीं होगा तो सामने वाली सरकार की आलोचना नहीं हो पाएगी और वह निरंकुश बनती जाएगी, और ऐसा टाइम भी आ सकता है कि उसको पद से हटाना पड़े। बट अगर समय समय के साथ उसकी कमियों को ही समय के साथ दूर कर दिया जाएगा तो वो एक अच्छी सरकार के रूप में निखर कर सामने आएगी और इस प्रकार शासन में स्थिरता बनी रहेगी। निर्वाचन सरलता से संपन्न। फ्रेंड्स, जो राजनीतिक दल होते हैं इनकी वजह से जो निर्वाचन कार्य होता है उसको करना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि चुनाव से पहले ही अपने कार्यक्रमों को प्रचार प्रसार कर देते हैं, जिससे जनता जागरूक होती है। इस प्रकार जो हमारी चुनाव मशीनरी होती है उसके काम का भार बहुत अधिक कम हो जाता है। राष्ट्रीय एकता का ये साधन होते हैं, ये जनता को कामों से जागरूक करते हैं और एक लोगों के बीच में एक राष्ट्रीय एकता पैदा करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे जो राजनीतिक दल होते हैं इनका महत्व हमें हमारे प्रजातांत्रिक शासन में बहुत अधिक दिखाई पड़ता है। अब फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं राजनीतिक दलों के दोष क्या है। जैसे कि फ्रेंड्स, हमने देखा है कि किसी भी पार्टीज में अगर कुछ गुण होते हैं तो साथ ही साथ उसमें कुछ कमियां भी नजर आती हैं। तो अगर इनके दोष देखे जाए
तो देख पहला दोष है इनका जनशक्ति का विभाजन या फिर गुटबंदी। फ्रेंड्स, एक तरफ जहां ये जनता को जागरूक करते हैं, वहीं ये धार्मिक आधार पर, विभिन्न आधारों पर जनता के बीच में गुटों को निर्मित करते हैं, जिनसे जनता के बीच में सांप्रदायिक दंगे पैदा होते हैं। तो इस तरीके से एक मुख्य गुण ये हो गया, दोष इनका ये हो गया कि गुटबंदी पैदा करते हैं, जिससे जनता को ये बांटने का काम करते हैं। दूसरा हो जाएगा दल भक्ति पर देशभक्ति की बलि। फ्रेंड्स, कई बार ऐसे राजनीतिक दलों में हमें कई ऐसे राजनीतिक व्यक्ति भी देखने को मिलते हैं जो अपने राजनीतिक दल के प्रति तो अधिक प्रेम रखते हैं, लेकिन देश के प्रति नहीं, जिस कारण से वे उस दल की भक्ति के चक्कर में आकर के देश की बलि चढ़ा देते हैं। देश को ही क्या करना पड़ता है, हमें लास्ट में आकर के सरेंडर करना पड़ता है। तीसरा हो जाएगा हमारा समाज व देश का वातावरण दूषित। इनकी वजह से ये जो जनता के बीच में अनेक धार्मिक आधारों पर सांप्रदायिक दंगों को पैदा करते हैं, जिससे हमारा समाज व देश का वातावरण अत्यंत दूषित होता है। चौथा हो जाएगा भ्रष्टाचार का प्रसार। फ्रेंड, जो ये राजनीतिक दल होते हैं, ये नागरिकों के मध्य में भ्रष्टाचार का बहुत अधिक प्रसार करते हैं। इनकी वजह से बहुत अधिक हमें भ्रष्ट जो राजनीतिक व्यक्ति होते हैं उनके हमें बहुत तरीके के उदाहरण देखने को भी मिलते हैं, जैसे कि शक्ति संपन्न दल की विजय। फ्रेंड्स, जो राजनीतिक दल होते हैं, इनमें एक शक्ति संपन्न दल की ही विजय होती है। हाँ फ्रेंड्स, तो इनका एक मुख्य दोष ये भी होता है शक्ति संपन्न दल की विजय। कई बार क्या होता है, ये जनता को पैसे का लालच देते हैं, जिससे कारण जो पावरफुल होता है वही राजनीतिक दल इसमें चुनावों में विजयी हो जाता है। तो इनका एक मुख्य दोष ये भी हो गया। इसके बाद आता है लोकतंत्र के विकास में बाधक। फ्रेंड्स, जो ये होते हैं लोकतंत्र के विकास में बाधक होते हैं, क्योंकि ये जनता को लालच दे करके वोट डालने के लिए प्रेरित करते हैं, ना कि उन्हें इसलिए प्रेरित करते हैं कि वे अपने कामों के आधार पर वोट करें। तो इस तरीके से ये लोकतंत्र के विकास में भी बाधक होते हैं, क्योंकि लोकतंत्र कहता है कि जनता को अपने अधिकारों से जागरूक होना चाहिए, उसे अपने जो शासन करता है उसके कामों को ध्यान में रख करके वोट डालना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो राजनीतिक दल होते हैं, वे उन्हें पैसे का, धन का लालच दे करके वोट डालने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, जो राजनीतिक दल होते हैं, ये लोकतंत्र के विकास में बाधक होते हैं। जनता में मतभेदों को प्रोत्साहन। फ्रेंड्स, राजनीतिक दलों के कारण जनता के बीच में हमें कई प्रकार के मतभेद देखने को मिलते हैं, जिसके कारण जनता के बीच में कई बार विवाद भी उत्पन्न हो जाते हैं और आपसी लड़ाई झगड़ों की रूप में वे उभर कर हमारे सामने आते हैं। शासन कार्य में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों की उपेक्षा। ज़्यादातर मामलों में ऐसा देखा गया है कि राजनीतिक दलों की वजह से जो शासन कार्यों में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, वे अत्यधिक उदासीन नजर आते हैं। जैसे कि बुद्धिमान व्यक्ति, वे मानते हैं कि जो राजनीतिक दल होते हैं, इनके कारण बहुत अधिक दिमाग खराब करना या फिर बहुत अधिक समय अपव्यय करना जैसी समस्याएं हैं। तो इस कारण से जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वे पॉलिटिकल पार्टीज में आना पसंद नहीं करते और इस प्रकार शासन कार्य में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों की उपेक्षा की जाती है। अगला दोष हो जाएगा समय में धन का दुरुपयोग किया जाता है। नागरिकों का नैतिक पतन। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा देखा जाता है कि कितने सारे नागरिक धन या पैसे का लालच लेकर के पॉलिटिकल पार्टीज में आते हैं, जबकि उनका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए था? उनका उद्देश्य होना चाहिए था जनता का कल्याण करना। तो इस तरीके से देखा जाता है कि नागरिकों का नैतिक पतन हमें पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर दिखाई पड़ता है। शासन कार्यों में अस्थिरता। फ्रेंड्स, कई बार जो विपक्षी दल होते हैं, वो सामने वाले दल के कामों की इतनी अत्यधिक आलोचना करते हैं कि वह अच्छे प्रकार से काम नहीं कर पाती और उसके कामों में विघ्न आता है, जिस कारण से कई बार शासन सत्ता का पलट भी देखने को मिलता है। इस प्रकार जो शासन कार्य होते हैं वे रुक जाते हैं और इस प्रकार शासन कार्यों में अस्थिरता नजर आती है। विरोधी दल द्वारा अनावश्यक रूप से विरोध। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि राजनीतिक दलों के द्वारा बिना किसी कारण के ही विरोध कर दिया जाता है। तो इस वजह से हमें राजनीतिक दलों के अंदर बहुत तरीके के हमें दोष नज़र आते हैं। अब अगर देखा जाए कि इनका समाधान क्या हो, कि राजनीतिक दलों के अंदर इतने तरीके के हमें दोष दिखते हैं, तो इनका समाधान क्या हो, इसके समाधान के संबंध में जयप्रकाश नारायण द्वारा कहा गया कि एक दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना की जानी चाहिए, परंतु आवश्यक है कि जनता के बौद्धिक व नैतिक स्तर को उच्च किया जाए। एक तरफ तो जयप्रकाश नारायण द्वारा कहा जाता है कि एक दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना की जाए, जो कि स्थापना करना बहुत ही असंभव है, क्योंकि बिना राजनीतिक दलों के किसी भी राष्ट्र में सरकार को निर्मित करना बहुत अधिक कठिन कार्य है, जहां और भारत जैसे देश के लिए तो बहुत अधिक कठिन, जहां की जनता ज़्यादातर हमें निरक्षर नज़र आती है। तो इस परिस्थिति में इसका एक मुख्य समाधान यही होगा फ्रेंड्स, कि जनता के बौद्धिक व नैतिक स्तर को उच्च किया जाए,
ताकि वे सही प्रकार से सही व्यक्ति को वोट डालकर सत्ता में लाने का प्रयास करें। इसके अलावा और फ्रेंड्स उपाय क्या क्या हो सकते हैं? एक उपाय हो सकता है हमारा राष्ट्रीय हितों को सर्वव्यापी रखना, यानी कि जो राजनीतिक दल होते हैं इनके द्वारा राष्ट्रीय हितों को ही मुख्य रूप से प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दूसरा हो जाएगा बहुमत दल में उदारता व अल्पमत दल में सहनशीलता का गुण हमें दिखलाई देना चाहिए। सही नेतृत्व, एक सही नेतृत्व को ही वोट दी जानी चाहिए और बहुत ही सोच समझ कर वोट डालना चाहिए। शिक्षा प्रचार, यानी कि जनता के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का प्रचार करना चाहिए। उन्हें राजनीतिक शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे अच्छे नेतृत्व को चुन सके। दलों की सीमित संख्या, अगला समाधान फ्रेंड्स ये हो सकता है कि जो राजनीतिक दल होते हैं उनकी संख्या सीमित होनी चाहिए, क्योंकि जब आवश्यकता से अधिक राजनीतिक दल पैदा हो जाते हैं तो इसके कारण जनता के बीच में बहुत अधिक तरीके के मतभेद और गुटबंदी को जन्म मिलता है, जो कि किसी भी लोकतंत्र के विकास में बाधक सिद्ध होते हैं। अगला जो समाधान है फ्रेंड्स ये हो सकता है आर्थिक विषमता का अभाव। आर्थिक विषमता का अभाव किया जाना चाहिए, यानी कि लोगों के बीच में धन संपदा के आधार पर जो मतभेद होता है उसको समाप्त किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने देखा कि राजनीतिक दलों के क्या दोष होते हैं, क्या गुण होते हैं, क्या समस्याएं होते हैं और क्या समाधान किया जा सकता है। अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड राजनीतिक दलों को उनकी संख्या के आधार पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो राजनीतिक दलों के 3 प्रकार हमें दिखलाई पड़ते हैं: एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। एक दलीय व्यवस्था क्या होती है? जिस शासन व्यवस्था में शासन पर एक ही राजनीतिक दल का नियंत्रण हो और शासन की नीति का निर्धारण करने में एक ही राजनीतिक दल प्रभावशाली हो, तो वह पद्धति एक दलीय पद्धति कहलाती है। यानी कि फ्रेंड्स वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही राजनीतिक दल हो और शासन की नीति निर्धारित करने वाला दल भी एक ही हो, यानी कि शासन सत्ता में भी वही प्रभावशाली हो और सिर्फ ही एक ही उस देश के अंदर राजनीतिक दल हो, तो ऐसी पद्धति को फ्रेंड्स हम क्या कहेंगे? ऐसी पद्धति को हम कहेंगे एक दलीय व्यवस्था। वर्तमान में अगर देखा जाए तो 49 कंट्रीज ऐसी है जहां पर एक दलीय व्यवस्था है, और इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे हमारा चाइना, उत्तरी कोरिया एंड क्यूबा। चाइना, नॉर्थ कोरिया एंड क्यूबा, ये हमारे एग्जाम्पल्स है एक दलीय व्यवस्था की। दूसरा प्रकार हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा द्विदलीय व्यवस्था। जब एक देश की राजनीति में 2 ही प्रमुख राजनीतिक दल हो, यानी कि एक दल सत्ता में बैठा हुआ हो और दूसरा दल विरोधी दल हो, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होगी उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं द्विदलीय व्यवस्था। और फ्रेंड्स इसका ज्वलंत उदाहरण हमें ब्रिटेन में नजर आता है। ब्रिटेन में 2 प्रकार के राजनीतिक दल हमें देखने को मिलते हैं, एक अनुदार दल और दूसरा श्रमिक दल। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे 2 राजनीतिक दल हमें दिखे, एक दलीय व्यवस्था और द्विदलीय व्यवस्था। और तीसरी है हमारी बहुदलीय व्यवस्था, जो राजनीतिक दल का तीसरा प्रकार है। जब किसी देश की राजनीति में 2 से अधिक राजनीतिक दल सक्रिय होते हैं, उस देश की दलीय व्यवस्था बहुदलीय प्रणाली कहलाती है। यानी कि फ्रेंड्स जब किसी देश की राजनीति में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल हो, यानी कि वहाँ पर 2 से ज़्यादा राजनीतिक दल है, तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम क्या कहेंगे? इस प्रकार की व्यवस्था को हम कहेंगे बहुदलीय व्यवस्था। और इसका एग्जाम्पल जैसे कि हमारा इंडिया, हमारे इंडिया में लगभग 9 तो नेशनल पार्टीज़ है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे देश में बहुत तरीके के राजनीतिक दल देखने को मिलता है, और हजारों की संख्याओं में हमें अन्य देशों में भी छोटे छोटे राजनीतिक दल देखने को मिलते हैं, जैसे कि फ्रांस, इटली, इन सभी देशों में बहुदलीय व्यवस्था देखने को मिलती है। अगर फ्रेंड्स आप चाहे तो मैप्स के थ्रू भी इनको आप पेपर में बनाकर दिखा सकते हैं, इससे आप अच्छे जो मार्क्स होते हैं वे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, इन सभी में हम एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय व्यवस्थाओं को अलग अलग टाइप से मैप्स के अंदर दिखा सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स जहाँ पर मैंने ये कट का मार्क लगाया है वहाँ पर एक दलीय व्यवस्था है, और जहाँ पर मैंने ये डॉट लगाया है वहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था है, और जहाँ पर राइट का मार्क लगाया है वहाँ पर द्विदलीय व्यवस्था है। यानी कि हमारी जो द्विदलीय व्यवस्था है वो हमें कहाँ नज़र आती है? अमेरिका में और ब्रिटेन में। जबकि एक दलीय व्यवस्था कहाँ पर है? चाइना में और उत्तरी कोरिया में। जबकि बहुदलीय व्यवस्था कहाँ है फ्रेंड्स? हमारी जहाँ पर डॉट है, यानी कि जैसे कि भारत में, फ्रांस में, इनमें हमें जो है फ्रेंड्स क्या दिखता है? हमें बहुदलीय व्यवस्था दिखती है। फ्रेंड्स आप अच्छे मार्क्स के लिए इस जो ये है हमारा मैप, इसको पेपर में ज़रूर बनाएं। अब फ्रेंड्स हमने राजनीतिक दल के प्रकार तो देख लिए, अब इसके बाद देखते हैं कि भारत में दलीय व्यवस्था की क्या विशेषता है। तो भारत में फ्रांस व इटली की ही भांति बहुदलीय प्रणाली को अपनाया गया है। यानी कि फ्रेंड्स जो हमारे देश में फ्रांस और इटली की तरह किस प्रणाली को अपनाया गया है? बहुदलीय प्रणाली को अपनाया गया है। यही कारण है कि देश की लोकसभा, विधानसभाओं में अनेक राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दलों ने स्थान प्राप्त कर लिया है।
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कांग्रेस दल देश के सुसंगठित व लोकप्रिय दल के रूप में उभरकर सामने आया था, किंतु कालांतर में कांग्रेस की आंतरिक फूट के कारण इसके अनेक गुटों ने अलग अलग होकर राजनीतिक दलों का रूप धारण कर लिया। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जैसे कि हमारे देश की दलीय व्यवस्थाओं की अगर एक विशेषता देखी जाए तो ये पता चलता है कि जो हमारे देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं आज, वे सभी कांग्रेस से बने हैं। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में सिर्फ एक ही सबसे बड़ा राजनीतिक दल था और वह था कांग्रेस, यानी कि हमारे पूरे देश में सिर्फ एक ही कांग्रेस दल का प्रभाव था। लेकिन समय के साथ साथ कांग्रेस टूटता गया और उसमें से बहुत सारे राजनीतिक दल छोटे छोटे बनते गए, तो इस तरीके से भारत एक बहुदलीय व्यवस्था बन गया। अगर इसकी विशेषताएं देखी जाए हमारे भारत में दलीय व्यवस्था की, तो इसकी सबसे पहली विशेषता है बहुदलीय व्यवस्था। क्या है फ्रेंड्स? बहुदलीय व्यवस्था। दूसरी विशेषता है एक राजनीतिक दल की प्रधानता, और तीसरी है स्पष्ट विचारधारा का अभाव। चौथी विशेषता है फ्रेंड्स दलीय राजनीति व्यक्तिगत नेतृत्व पर आधारित। पांचवी है पारंपरिक कारकों पर आधारित। छठी है हमारी क्षेत्रीय दलों का उद्भव विशेषता। सातवीं विशेषता है राजनीतिक दलों में विभाजन। आठवीं है प्रभावशाली विपक्ष का अभाव। नौवीं विशेषता हो जाएगी फ्रेंड्स दल बनाना व परिवर्तन। नौवीं 10वीं विशेषता है फ्रेंड्स हमारी आंतरिक गुटबंदी अवसरवादिता की उभरती प्रवृत्ति, और 11वीं है राजनीतिक दलों की आंतरिक गुटबंदी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी दलीय व्यवस्था की 11 विशेषताएं हैं। अब हम हर एक विशेषता को बड़े ही अच्छे तरीके से आगे देखेंगे। तो फ्रेंड्स अगर भारत की दलीय व्यवस्था की विशेषताओं की बात की जाए तो हमारी दलीय व्यवस्था की पहली विशेषता ये है बहुदलीय व्यवस्था, यानी कि हमारे देश में बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया है। यहाँ पर दो या दो से अधिक राजनीतिक दल है जो सत्ता में आने का प्रयास करते हैं या सत्ता प्राप्ति के लिए संगठन बनाए हुए हैं। अगर भारत की दलीय व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था अपनाने के क्या कारण रहे हैं फ्रेंड्स? तो इसके कारण थे देश का विशाल आकार होना और भारतीय समाज की विविधता। तीसरा हो जाएगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इन सभी कारणों से भारत में बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया है। अब दूसरी विशेषता आती है फ्रेंड हमारी एक राजनीतिक दल की प्रधानता, यानी कि यद्यपि हमारे देश में अगर देखा जाए बहुदलीय व्यवस्था है, लेकिन एक टाइम पीरियड ऐसा भी रहा है फ्रेंड्स जब यहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर के 1967 तक कांग्रेस का ही प्रभाव था, ये कांग्रेस ही सत्ता में बना हुआ था। तो इस कारण से एक हमारी विशेषता यही भी हो जाएगी कि हमारे देश में एक राजनीतिक दल की प्रधानता रही है। तीसरी विशेषता हो जाएगी फ्रेंड्स स्पष्ट विचारधारा का अभाव। अगर फ्रेंड्स बात की जाए भाजपा व दो साम्यवादी दलों को छोड़ करके अन्य किसी भी दल की स्पष्ट विचारधारा नहीं है, सभी की विचारधारा एक दूसरे से बड़ी ही मिलती जुलती रहती है। तो इस प्रकार एक तीसरी विशेषता हो जाएगी स्पष्ट विचारधारा का अभाव। चौथी विशेषता है दलीय राजनीतिक व्यक्तित्व नेतृत्व पर आधारित। फ्रेंड्स भारत में जो राजनीतिक दल बनते हैं वे या तो धर्म के आधार पर बनते हैं या फिर व्यक्ति के नेतृत्व के आधार पर बनते हैं। वे किसी विशेष कर्मकांड के आधार पर या कार्यक्रमों के आधार पर नहीं बनते। जैसे कि अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी का अगर 1951 से 1964 के मध्य अगर सत्ता में ये रही है, तो इसमें जो सबसे पहला जो प्रभाव था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा है। उसके बाद फिर 1970 से 1976 और 1980 तक ये सत्ता में बनी रही, क्योंकि इसमें श्रीमती इंदिरा गांधी का प्रभाव रहा। और वर्तमान में भी इसका उदाहरण देखा जा सकता है, जैसे 2014 से 2019 और 2019 में फिर से चुनाव करके जो ये फिर से बने थे नरेंद्र मोदी, तो ये भी नरेंद्र मोदी के प्रभाव के कारण सत्ता में बना रहा हमारा बीजेपी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारे देश में जो राजनीतिक दल बनते हैं वे व्यक्ति के नेतृत्व के आधार पर बनते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव के आधार पर बनते हैं। इसके बाद विशेषता आती है फ्रेंड्स हमारी पारंपरिक कारकों पर आधारित, यानी कि हमारे जो राजनीतिक दल होते हैं वो किसी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कार्यक्रम के आधार पर ना बन करके किसी विशेष संस्कृति, नस्ल, धर्म, जाति और भाषा के आधार पर गठित होते हैं, जो सांप्रदायिक दंगों को जन्म देते हैं। इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं जैसे कि शिवसेना, मुस्लिम लीग, बहुजन समाजवादी पार्टी। तो फ्रेंड्स इनके राजनीतिक दलों के नाम से भी हमें पता चल जाता है कि ये किसी जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, नस्ल के आधार पर निर्मित हुए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आता है क्षेत्रीय दलों का उद्भव। क्षेत्रीय दलों का उद्भव देखने को मिलता है जैसे कि कांग्रेस में टूट आने लगती है समय के साथ साथ, तो उसमें से बहुत सारे छोटे छोटे राजनीतिक दल बनने को लगते हैं और इस प्रकार छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों का उद्भव होने लगता है, जिसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे डीएमके,
AIADMK, तो अनेक प्रकार के हमारी दलीय व्यवस्था में छोटे छोटे राजनीतिक दल देखने को हमें मिलते हैं, क्षेत्रीय दल हमें देखने को मिलते हैं। राजनीतिक दलों में विभाजन, विघटन व अस्तित्व की प्रकृति। फ्रेंड्स, हमारे देश में जो राजनीतिक दल बने हैं उनमें एक मुख्य विशेषता ये देखने को मिलती है कि उनमें समय के साथ साथ टूट होती है। जैसे कि कांग्रेस को अगर देखा जाए तो कांग्रेस में 3 बार विभाजन हुआ, 1959 में, 1978 में और 1995 में। तो उस तरीके से हम देखते हैं कि भारतीय देश में विभिन्न तरीके के राजनीतिक दल होते हैं, उनकी बहुत सारी विशेषताएं होती है और भारत की दलीय व्यवस्था में बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे बहुदलीय व्यवस्था, एक दल की राजनीतिक प्रधानता, स्पष्ट विचारधारा का अभाव, दलीय राजनीति व्यक्तिगत नेतृत्व पर आधारित होना, पारंपरिक कारकों पर आधारित, क्षेत्रीय दलों का उद्भव, राजनीतिक दलों में विभाजन, उनमें गुटबंदी, इन सभी तरीके के हमें विशेषताएं इसमें नजर आती है। एक विशेषता फ्रेंड्स ये हो जाएगी प्रभावशाली विपक्ष का अभाव। भारत की दलीय व्यवस्था की एक विशेषता ये भी है कि यहाँ पर किसी भी विपक्षी जो प्रभावशाली विपक्षी दल का अभाव देखने को मिलता है, जो अच्छे प्रकार से शासन सत्ता में बैठे व्यक्ति की आलोचना कर सके, उसके कामों की आलोचना कर सके। उसके बाद आता है राजनीतिक दल बदल। फ्रेंड्स, हमारे देश में ज़्यादा देखा जाता है कि यहाँ पर दल बनाना, परिवर्तन और ध्रुवीकरण की राजनीति होती है। इसके 2 कारण होते हैं, सत्ता लालसा होना और दूसरा भौतिकतावादी होना, जिसके प्रभाव के कारण देखा जाता है कि हमारे देश में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारे राजनीतिक दलों की विशेषताएं खत्म हुई। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे नोट्स की PDF चाहिए, अगर आपको हमारे नोट्स PDF फॉर्म में चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके ज़रूर बताएं। हम इसकी PDF का लिंक आपके पास सेंड कर देंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।